राम राम किसान भाइयों। आज की वीडियो में मैं आपको एक खेत का प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूं जिसमें कि आलू लगभग 75 दिन का हुआ है और ये चिप्सोना 3 आलू है। बहुत सारे किसान साथियों ने अपने अपने खेतों में कई प्रकार की वैरायटियों का चुनाव करके बिजाई करी है। कुछ किसान साथी कमेंट बॉक्स में ये भी कहना चाह रहे थे कि उनको जानना है कि मैक्सिमम उपज क्या हो सकती है, मिनिमम उपज क्या हो सकती है और आलू में कौन कौन से ट्रीटमेंट से खेत साफ सुथरे रहे हैं इस बार और कौन से ट्रीटमेंट करने के वजह से किसान साथियों को इस बार ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा है। आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कितना उत्पादन उस आलू की फसल में हुआ है जो कि लगभग नए बीज की वैरायटियां हैं और बहुत सारे किसान साथियों ने जिन्होंने कि 2 साल या 3 साल चले हुए बीज की बिजाई करी है उसमें कितना उत्पादन रहा है। एक एवरेज आपको मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। साथियों, यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आलू लगभग 74 से 75 दिन का है चिप्सोना 3, उसमें कितने दाने की उपज है। ये लगभग 2 साल चला हुआ बीज है और इसके अगर दानों की मैं संख्या की बात करूं तो ये दानों की संख्या तो ज़्यादा थी, लेकिन एक जो सही दाना है वो लगभग 13 से 14 का एवरेज रहा। और इसमें अगर छोटे दाने जो छोटे ट्यूबर्स हैं जो कि लगभग 120 दिन पर जाकर बीज का साइज गेन कर सकते हैं, वो लगभग 4 से 5 ट्यूबर इस पौधे में देखने को मिले। साथियों, यदि आपके खेत में भी ट्यूबर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपके खेत के ट्यूबर्स की संख्या 7 से कम जा रही है तो आपको यहाँ पर अपने बीज को बदल देना चाहिए। जो भी किसान साथी नए बीज की तरफ रुझान कर रहे हैं वो बिल्कुल नया बीज बोएं तो उसमें 2 से 3 साल वो आसानी से अच्छी उपज ले सकते हैं। ये 2 साल चला हुआ बीज है। इस बीज के अगर सारे ट्यूबर्स को मैं देखूँ तो ये लगभग 18 ट्यूबर निकले। इसमें 13 ट्यूबर ऐसे थे जो कि काफ़ी अच्छी उपज देने में सक्षम है और यदि देखा जाए जो सबसे छोटे ट्यूबर्स हैं जो कि बीज का साइज गेन कर लेंगे वो लगभग 4 से 5 ट्यूबर जो कि पौधे में लगे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। साथियों, यदि बात की जाए इस खेत के सबसे पहले ट्रीटमेंट के बारे में तो सबसे पहले जो कि इसकी बेसल डोज रही वो 25 किलोग्राम डीएपी प्रति बीघा के हिसाब से, यानी कि 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी इसमें डाला गया। पोटास की अगर बात की जाए तो इसमें 2 बैग पोटास के डाले गए और यदि यूरिया खाद की बात की जाए तो 1 बैग यूरिया खाद इसमें बेसल डोज में डाला गया था। यदि बात की जाए इसमें स्प्रे की तो स्प्रे इसमें एक हुआ जो कि लगभग दूसरे पानी के बाद में चिपक बनती अवस्था में हुआ। उसमें ह्यूमिक एसिड, यूरिया खाद और डीएपी के कॉम्बिनेशन का स्प्रे बहुत अच्छा रहा। साथियों, उसी की वजह से ट्यूबर्स की संख्या अभी भी देखने को मिल रही है कि ट्यूबर्स ज़्यादा बने। आप भी यहाँ पर अपना प्रैक्टिकल साझा कर सकते हैं कि यदि आपने 30 दिन के आसपास ह्यूमिक एसिड का स्प्रे किया तो उससे आपके खेत में ट्यूबर्स की संख्या अगर बढ़ी हो तो आप अपना प्रैक्टिकल साझा करें, उससे किसान साथियों को काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। साथियों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पहली बुरकाव वाली डोज की तो दूसरे पानी से पहले यहाँ पर बुरकाव किया गया था और इसमें यूरिया खाद लगभग 40 किलोग्राम था, उसमें सागर का यहाँ पर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाली गई थी। ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव हुआ। दूसरी डोज की अगर बात करूं तो दूसरी डोज में ट्राइकोंटेनॉल 0.05% लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाला गया। इसमें यदि दूसरी डोज की बात करूं तो दूसरी डोज में यहाँ पर हमने सल्फर का कॉम्बिनेशन किया था ट्राइकोंटेनॉल के साथ में और ट्राइकोंटेनॉल के साथ यूरिया खाद लिया था लगभग 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 2 डोज लगने के बाद में इसमें तीसरा फंगिसाइड का स्प्रे लगभग 45 दिन पर हुआ। 45 दिन पर स्प्रे इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसके साथ में वैलिडामाइसिन 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लगा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये आलू काफ़ी हद तक रोग रहित देखने को मिल रहा है। साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों के खेतों में सबसे ज़्यादा फंगस का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से किसान साथियों के आलू अभी लगभग समय से पहले खोदने को किसान भाई विवश हैं और ये किसान साथियों की काफ़ी हद तक मजबूरी भी देखी जा सकती है क्योंकि महंगाई का समय है और उन्हें समय से पहले खोदने पर उत्पादन में काफ़ी हद तक नुकसान झेलना पड़ेगा। साथियों, यदि इस खेत के आगे के ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो 45 दिन के बाद में लगभग 55 दिन की अवस्था में इसमें एक स्प्रे किया गया जो कि 05234 का था और उसमें बोरोन को मिक्स किया गया। 05234 इसलिए आलू की फसल में दिया जाता है साथियों क्योंकि जब ट्यूबर बनने की अवस्था होती है
उस समय पर डीएपी और पोटास आलू के ट्यूबर्स की संख्या को बढ़ाने में और ट्यूबर्स के साइज को बढ़ाने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और बोरॉन यदि उस समय पर दिया जाए तो आलू के ऊपर चिट्टी आने की संभावना कम हो जाती है। 65 दिन की अवस्था में इसमें लगाया गया कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम प्रति बीघा यानी कि 18 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव किया गया। जबकि बरसात हुई थी तो उसकी नमी होने के कारण इसमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग किया गया। साथियों, अभी जो फिलहाल की सिचुएशन है वो लगभग 74 दिन की अवस्था है और इसमें अब लगाया जाना है माइक्रोन्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन, जो कि 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एनपीके 11-11-8 का मिश्रण है और माइक्रोन्यूट्रिएंट 6 होते हैं चिलेटेड फॉर्म के, क्योंकि अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट 6 को मिक्स करेंगे तो वो साल्ट एक साथ फट जाते हैं और चिलेटेड फॉर्म के माइक्रोन्यूट्रिएंट होने के कारण उसे हम एनपीके के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इससे हमें लाभ क्या देखने को मिलेगा कि आलू के साइज को अब ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलेंगे, जिससे कि आलू के साइज को बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। साथियों, यहाँ पर हम अमीनो एसिड को भी इसके साथ में मिक्स करेंगे और ये स्प्रे आलू के लिए एक आदर्श स्प्रे इस समय पर कहलाएगा। साथियों, 75 दिन की अवस्था में ये स्प्रे होने के बाद ये आलू लगभग 85 दिन तक चला जाएगा और यहाँ पर जो कि 13 आलू लगभग आ रहे थे जो कि साइज हमें देने वाले हैं, उनमें से 10 से 12 आलू ऐसे हैं जो कि काफ़ी अच्छे साइज गेन कर लेंगे। साथियों, अगर हमें बीज का आलू 2 से 3 आलू लगभग गुल्ला साइज मिल जाते हैं और उससे थोड़े बड़े मिलते हैं और जो सबसे छोटा ट्यूबर है वो हमें बीज के साइज का मिल जाता है, तो ये हमारे आलू के उपज को काफ़ी हद तक बढ़ाने में सक्षम होगा। साथियों, यहाँ पर आपके आलू यदि कोल्ड में रखे जाने हैं तो आपको यहाँ बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट आप आलू को दे दें उससे आपके आलू के साइज को बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन यदि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आप ज़्यादा मात्रा में हैवी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके आलू की क्षमता को कम कर देता है, यानी कि आलू को अच्छे से पकने नहीं देता और उसे गला देता है। इसलिए आपको यदि कोई पैक्लोब्यूटाजोल जैसे साल्ट यूज़ करने हैं तो 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करें, जो आलू आपको रोकना है उसके लिए। और यदि इसकी मात्रा आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, तो वो उन खेतों में लगाएं जिन खेतों की स्थिति ज़्यादा डाउन है, जिनमें की साइज़ बहुत कम है और उनके साइज़ आपको ओवर लेने हैं और उस आलू को आपको बहुत जल्दी से निकालना है, यानी खुदाई करने के बाद में आप थोड़ा बहुत ढेर लगाने के बाद में उसे निकाल दें। साथियों, यदि आपके आलू अभी पिछेती बिजाई करे हुए हैं और आपके आलू की स्थिति ये चल रही है कि 40 से 45 दिन का है, तो उन खेतों में आप ये देखें कि कहीं सुकड़ा या झुलसा के सिम्टम्स हों तो आप फंगीसाइड में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ आप वैलिडामाइसिन लें या कासुगामाइसिन 250 ग्राम प्रति एकड़ तब लगाना है जब आपके खेत में झुलसा नहीं आ रहा है, और यदि झुलसा के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप वहां पर 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में 250 ml वैलिडामाइसिन मिक्स करके स्प्रे करें। ये झुलसा को रोकने में काफ़ी हद तक प्रभावी है और यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे ये पौधे बहुत स्वस्थ हैं और किसी भी प्रकार के झुलसा के सिम्टम्स इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं और फंगीसाइड के नाम पर इसमें सिर्फ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग हुआ है। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी